सभी का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, जहां आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड, सहारनपुर दिल्ली समेत 10 जगहों पर छापा मारा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, दस्तावेजों को खंगाल रही है ईडी की टीम। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, जहां पर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड। तो बड़ी खबर सीधे सहारनपुर दिल्ली समेत 10 जगहों पर छापा किया गया है, छापेमारी की गई और दस्तावेजों को खंगाली जा रही है। ईडी की टीम लगातार दस्तावेजों को खंगाल रही है और ये बड़ी खबर है, हम आपको सीधे बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड। और ईडी लगातार दस्तावेजों को खंगाल रही है, टीम लगातार जुटी हुई है। आजम खान की ये यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी का शिकंजा और सहारनपुर दिल्ली समेत 10 जगहों पर छापा मारा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी साक्षी, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी का शिकंजा कसा है, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, साफ तौर पे साक्षी अगर बात कर ले तो समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें बढ़ने का, यानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो इसी क्रम में आज आजम खान पर ईडी की रेड पड़ी। दिल्ली से लेकर रामपुर, सहारनपुर तक 10 जगह ये छापेमारी अभियान चल रहा है। लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीमों ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में आजम खान के ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। अगर बात कर लें, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार यानी आज सुबह से ही उनके सहयोगियों के 10 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की शुरुआत की थी। रामपुर, सहारनपुर और नई दिल्ली में एक साथ ये छापेमारी की गई ताकि एक दूसरे से कोई भी व्यक्ति कोऑर्डिनेट ना कर पाए। आजम खान के वित्तीय लेन देन, वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध फंडिंग की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की जा रही। साफ तौर पर साक्षी अगर बात करें तो जो सफेद पोश नेता होते हैं वो अपने पैसे दूसरों के नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अपने जो जानने वाले लोग होते हैं उनके नाम पर इन्वेस्ट करते हैं, जिसको लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही थी और आज एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। साक्षी जी, तो इस कार्रवाई के बाद माहौल कैसा है? आजम खान और उनके लोगों की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या विपक्ष इस पर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है? अखिलेश यादव द्वारा कुछ कहा गया है? देखिए, अभी जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, क्योंकि ईडी का अभी छापेमारी जारी है और छापेमारी के समाप्ति के बाद क्या कुछ निष्कर्ष के रूप में निकल आएगा, क्या उनको अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, किन किन लोगों से पूछताछ की गई है, क्या कुछ बरामद हुआ है, जो दस्तावेज है क्या उससे आजम खान का संबंध है और किस तरीके के संबंध जो उनके करीबी है उनसे भी पूछताछ जारी। फिलहाल अभी जो प्रक्रिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि 2-3 घंटे बाद जब ये प्रवर्तन निदेशालय ईडी का जब ये छापा मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के खत्म होगा तो शायद किसी तरह के बयानबाजी आएगी। फिलहाल जो पुराना रोना विपक्ष का रहता है या जो भी आरोपी पक्ष रहता है वो इस बात को कहता है सत्ता पक्ष के इशारे पर इस तरह की उन्हें परेशान किया जा रहा है लगातार। रामपुर की अगर बात कर ले, क्योंकि आजम खान स्वयं जेल में है, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला की अगर बात कर ले, साफ तौर पे पूरा ही परिवार जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उनके ऊपर कई मामले हैं, चाहे आय से अधिक का मामला हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, चाहे पैन कार्ड का मामला हो, चाहे कई तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें कहीं ना कहीं आजम खान का जो किला था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। और कहीं ना कहीं अब इस तरह की छापेमारी इस बात का साफ संकेत देती है कि कुछ दिन पहले शिवपाल सिंह यादव आजम खान से मिले थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर सरकार बनती है तो आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में इन सब बयानों के कयासों को विराम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अपराधी है जो भी है उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव से ठीक पहले यह छापेमारी कहीं ना कहीं उनकी कमर तोड़ने का जी शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी का शिकंजा आजम खान की जौहर कहते हैं नजर आए थे कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब ईडी की इस रेड पर विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर सभी की नजर टिकी है।
वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ता ट्रेड तनाव फिलहाल कुछ दिनों के लिए थमता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर प्रस्तावित 50% टैरिफ को 3 दिनों के लिए रोक दिया है। और आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया है, हालांकि अभी अंतिम दस्तावेज तैयार होना बाकी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कनाडा पर गुरुवार सुबह से लागू होने वाले 50% टैरिफ को 3 दिनों के लिए टाल दिया गया है। और उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अमेरिका और कनाडा के बीच एक डील बन गई है और अब सिर्फ दस्तावेजों को अंतिम रूप देना बाकी है। आपको बता दें कि बीते महीने अमेरिका ने कनाडा से आने वाले सामानों पर 50% टैरिफ का ऐलान किया था और अगर ये टैरिफ लागू होता तो करीब $20 अरब के कनाडाई उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लग सकता था और इसमें कई तरह के रोजमर्रा और औद्योगिक सामान शामिल है। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन से जुड़े टेंडर में कथित आपराधिक साजिश, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और टेंडर की शर्तों में हेरफेर के आरोप है। एंटी करप्शन ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है और गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। सामने आया वीडियो दिल्ली स्थित एंटी करप्शन ब्रांच कार्यालय के बाहर का बताया जा रहा है। जी, तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ कृष्णा सोंकर जी जुड़े हुए हैं। तो कृष्णा जी, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, तो एंटी करप्शन ब्रांच के शिकंजे जो है वो पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर कसते नजर आए हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस पर क्या कुछ अपडेट है? क्या इसके बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया और आरोप और प्रत्यारोपों का जो सिलसिला है वो किस तरीके से सामने आ रहा है? जी बिल्कुल साक्षी, आपको बता दूं कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी के टेंडर में कथित गड़बड़ी और रिश्वत के मामले में जो एंटी करप्शन ब्रांच है उसने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जो है वो सबसे अहम है पूर्व दिल्ली के जल मंत्री से सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व संविधान सलाहकार है अंकित श्रीवास्तव समेत जो एएन एंटरप्राइजेस के नागेंद्र यादव है, उनको भी जो है एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। वो इस मामले में शामिल थे। आपको बता दें कि मामला जो है वो 11 मई 2024 को दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर दर्ज हुआ था। जांच एजेंसी का आरोप है कि जो एसटीपी है उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए टेंडर जारी किया गया था, उसमें तकनीकी जो शर्त थी उस पर कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी, जिसमें एक खास तकनीकी प्रदाता कंपनी को फायदा पहुंचा सके। इसको लेकर जो है पूरी तरीके से जो है सत्येंद्र जैन जो इसमें शामिल पाएगा, जिनको लेकर जो है एंटी करप्शन ब्रांच है पूरी तरीके से उसमें नकेल करता है। जब शिकायत हुई तो उसके बाद मामला दर्ज हुआ। सबसे अहम आरोप रिश्वत और कथित कमीशन के लेन देन को लेकर है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्रांच के मुताबिक यूरोटेक से जुड़े संस्थानों से एएन एंटरप्राइज को रकम ट्रांसफर की गई और इसके बाद जो है कथित तौर पर यह पैसा सरकारी अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों तक पहुंचा था। जो जांच एजेंसी है उसका दावा है कि तत्कालीन जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ थे उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों के बैंक में खातों में करीब 1 करोड़ 52 लाख रुपए पहुंचे थे। ये सबसे बड़ा दावा है जो कि एंटी करप्शन ब्रांच ने किया गया और जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर संपत्ति खरीदने में किया गया था। फिलहाल जो आपको बताता हूँ कि जो एसीबी ने गिरफ्तार किए गए सभी 6 आरोपी जो है उनसे पूछताछ कर रही है। एजेंसी का कहना है कि जो पैसे तो पूरा लेन देन और कथित भ्रष्टाचार से जो संपत्ति की जो जांच है अभी वो जारी है, यानी आने वाले दिनों में ना और मामलों में अभी और भी नाम और लेन देन आने की संभावना है। क्योंकि लगातार जो है पहले देखा गया कि किस तरह से जो सत्येंद्र जैन कई लंबे समय से जेल में थे, उसके बाद कार्रवाई चली। अब ये नया घोटाला सामने आया है क्योंकि जिसको लेकर शिकायत 2024 में की गई थी, लेकिन वो मामला पेंडिंग था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनती है, काबिज होते हैं, उसके बाद एंटी करप्शन बिल्कुल एक्टिव हो जाती है क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। आपको पता है तो दिल्ली जल बोर्ड में पहले भी ऐसे मामले आए थे, लेकिन अब जो है ये मामला नया है। इसमें लेकिन फिलहाल जो अभी
कार्रवाई चल रही है। अभी एंटी करप्शन ब्रांच है, उनकी तरफ से पूरी जानकारी जी कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो एंटी करप्शन ब्रांच के शिकंजे में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गर्माती नजर आ रही है और बयानबाजी जो है वो तेज होती नजर आ रही है। वही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच अब पीडीए को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। अखिलेश यादव के पीडीए में पी का मतलब पंडित बताए जाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। इसके बाद बसपा नेता आकाश आनंद ने भी पलटवार करते हुए पीडीए को पब्लिक डराव अभियान करार दिया है। वहीं अखिलेश यादव के बीजेपी के सहयोगी दलों को लेकर किए गए दावे ने भी यूपी की सियासत को और गर्मा दिया है। बता दें कि 2027 से पहले बदलते सियासी समीकरणों के बीच अब नेताओं के बयानों से राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के शहर खास और डाउनटाउन इलाकों में विकास कार्यों का जायजा लेते हुए दौरा किया। मुख्यमंत्री ने पुराने शहर के मराजगंज क्षेत्र में पहुंचकर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के उनसे विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली है और मुख्यमंत्री के दौरे का मकसद पुराने शहर के इलाकों में विकास कार्यों की स्थिति का आकलन करना और योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाना है। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। खबर दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सार्वजनिक परिवहन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली के ईवी बस बेड़े में अब 200 नई इलेक्ट्रिक बसें जो है उसे शामिल की जाएगी और इसके साथ ही दिल्ली में करनाल के बीच ई बस सेवा शुरू करने की भी घोषणा की गई है, जिससे इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने की बात कही गई है। वहीं महिलाओं की यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए लेडीज स्पेशल बस सेवा शुरू करने की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ता नजर आ रहा है और बढ़ रहा है। वहीं चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी के बीच अपना दल के नेता आशीष पटेल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। बता दें कि आशीष पटेल ने कहा है कि अपना दल ट्वीट और रीट्वीट का खेल नहीं खेलता, बल्कि जमीन पर जनता के बीच काम करने और अपने गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने में विश्वास रखता है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है और इसी हकीकत से परेशान लोग अफवाहों को हवा दे रहे हैं। आशीष पटेल ने कहा कि जनता सब देख रही है और साल 2027 में अपना स्पष्ट जनादेश देने जा रही है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के रियासी के धब इलाके में कार के खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि कल मंगलवार शाम जिले के धूप इलाके में एक सुमो गाड़ी सड़क से फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक पति, उसकी पत्नी और उसकी सास शामिल है। आपको बता दें कि JK 1284 नंबर की ये गाड़ी रियासी से थूप की ओर जा रही थी और तभी टकराकोट तहसील के पनासा के पास ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क से फिसल गई और पहाड़ी से नीचे गिर गई। तो
तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच कई जिलों में नदियां उफान पर है। प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, महोबा, बिजनौर और अन्य जिलों में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। बारिश से जुड़े अलग अलग हादसों में 6 लोगों के नदी और तेज बहाव में बहने की खबर है, जबकि 10 लोगों की जान चली गई। प्रशासन और राहत बचाव दल प्रभावित इलाकों में सक्रिय है। वहीं अगली खबर राजस्थान के जयपुर से सामने आई है। राजस्थान पुलिस विभाग में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चल पड़ी है। राजस्थान सरकार ने 57 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं और प्रशासनिक फेरबदल के तहत जारी इस तबादला सूची में कई अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस तबादले से क्या कुछ असर देखने को मिलता है। तो चलिए रुख करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भीषण सड़क हादसे की एक खबर सामने आई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और गंगा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। टैक्सी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। और आपको बता दें कि एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। टैक्सी में ड्राइवर समेत 9 लोग सवार थे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान के धौलपुर में करंट की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। आपको बता दें कि ओडेला रोड पर मंगलवार दोपहर नेट से संबंधित काम करते समय पुरानी सराय निवासी असलम खान अचानक बिजली के खंभे पर करंट की चपेट में आ गया और नीचे गिर पड़ा। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई, लेकिन घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे होमगार्ड राजेंद्र सिंह ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और कांस्टेबल अभिषेक व स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर असलम खान को जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पालक मंत्री नियुक्त होने के बाद भरत गोगावले का पहली बार रायगढ़ पहुंचने पर पनवेल के पल्सपे नाका पर जोरदार स्वागत किया गया। शिवसेना कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ ने ढोल, ताशों, नारेबाजी और फूलों की बारिश के बीच उनका भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान पालक मंत्री भरत गोगावले ने नैपकिन लहराकर शिव सैनिकों का अभिवादन किया और स्वागत रैली में विधायक महेंद्र दलवी, जिला प्रमुख राजा कैणी समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोगावले ने कहा कि पालक मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलना उनके लिए स्वपूर्तीय है और वो रायगढ़ के सर्वांगीण व संतत विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। आता पळसप्याला आलोय आहे। आता आम्ही आज रात्री अलिबागला वस्तीला जातोय। उद्या पहिली मीटिंग आमची रायगडची होणार आहे आणि मग आम्ही सगळे आमचे आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद सदस्य, सभापती, पंचायत समिती सभापती, नगराध्यक्ष, नगरसेवक या सगळ्यांना विश्वासात घेऊन रायगडचं विजन आम्ही आज संपूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये सर्व शिवसैनिकांचा जो स्वप्न होता, गेल्या कित्येक वर्षापूर्वीचा जो स्वप्न होता की रायगडला शिवसेनेचा पालकमंत्री व्हावा, यासाठी आणि आज काल जो श्रावणी सोमवारच्या दिवशी आणि नागपंचमीच्या दिवशी भरतशेठ गोगावले यांची जी रायगडच्या पालकमंत्रीपदी नियुक्ती झाली, त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यातील शिवसैनिकांना वाटतं की आपण स्वतः पालकमंत्री झालेले आहोत आणि एवढ्या वर्षाची इच्छा, शिवसैनिकांची इच्छा होती ती पूर्ण झालेली आहे आणि ह्या पालकमंत्र्यांच्या याच्यामुळे पूर्ण जिल्ह्याचा विकास होणार आहे आणि पक्ष संघटना आणि शिवसेना पक्ष एक नंबरला कसा राहील यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेना एक नंबरला असणारच आहे आणि जिल्ह्याचा विकास कसा होणार आहे आणि तो करण्यासाठी आम्ही सर्व शिवसैनिक आणि सर्व पदाधिकारी प्रामाणिकपणे काम करतात।
तो चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम जी में 20 माह के बच्चे के अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हरियाणा के बल्लभगढ़ में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके माता पिता के सपुर्द कर दिया है। पुलिस ने मुआवजित आरोपी मुताबिक महिला संतान नहीं होने से परेशान थी और उसने भीड़ का फायदा उठाकर 15 अगस्त को मंदिर क्षेत्र में बच्चों को अगवा कर लिया। 15 अगस्त शाम को हमारे पास एक रिपोर्ट आया था कि 20 साल के जो बच्चा है वो जब शाम कुंड के पास थे तब वो उधर से मिस हो गया था। तो जैसे ही हमारे पास कंप्लेन आया हमने उसको अत्यंत सेंसिटिविटी से लेके हमारे एसएचओ के निर्देशन में एक टीम गठित किया गया था और खाटू श्याम जी कस्बे में जितने भी कैमरे से उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि इनकी रूट कैसे बनी और ये बच्चा को इन्होंने कैसे लेके गया। फिर हमने एक लेडी लेके जाते हुए आइडेंटिफाई किया था और हमने बहुत सा 500 सीसीटीवी कैमरास देख के हमने इसको जोड़ा था और इस बच्चे को हमने बल्लभगढ़ से दस्तयाब किया है और उस महिला को भी डिटेन करके अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये इन्होंने किस कारण से लेके गया उसको। तो वहीं अगली खबर राजस्थान के करौली से सामने आई है, जहां जगर बांध में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान धौलपुर जिले के ताजपुर निवासी लवकुश गुर्जर के रूप में हुई है, जो जगर बांध क्षेत्र में खेती और पशु चराने के लिए आया था और सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद बांध से युवक का शव बाहर निकाला गया। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के भंडारा में 9वीं कक्षा के एक छात्र की चाकू से गोद कर हत्या की वारदात ने शहर में हड़कंप मचा दिया है। 18 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे मेढा परिसर के नेहरू गार्डन के पास हुई इस घटना में 15 वर्षीय अंशु गुजानन गेरकडे की मौत हो गई है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी भी नाबालिग है और मृतक का दोस्त बताया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के डीग में साइबर अपराध पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने महज 2 दिनों में बड़ी कार्रवाई की है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर पुलिस ने कुल 45 कथित साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई के दौरान 26 मोबाइल फोन और 49 फर्जी सिम कार्ड और 2 मोटरसाइकिल जब्त हुई है। डीग पुलिस ने 15 अगस्त के बाद साइबर अपराधियों के खिलाफ लड़ने के लिए ऑपरेशन काउंटडाउन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के अंदर अलग थानों ने कार्रवाई करते हुए 2 दिन में 45 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ अलग अलग थानों में बीएनएस और आईटी एक्ट के अंदर मुकदमे दर्ज कर आगे का अनुसंधान जारी है। इन 45 साइबर ठगों से लगभग 26 मोबाइल, 49 फर्जी सिम कार्ड, 2 मोटरसाइकिल जो है इसको जब्त किया गया है। जैसे जुरेरा पुलिस ने 20 मुलजिमानों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 एंड्रॉयड मोबाइल फोन एवं 22 फर्जी सिम कार्ड को जो है जब्त किया। केतवाड़ा थाने ने 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 6 फर्जी सिम कार्ड एवं 1 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। सीकरी द्वारा 6 मुलजिमानों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन एवं 3 फर्जी सिम कार्ड को जब्त किया गया। थाना गोपालगढ़ में सेक्सटॉर्शन के माध्यम से लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन एवं 5 फर्जी सिम कार्ड को जब्त किया गया। डीग पुलिस चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के तिरोड़ा में हंसने की बात को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। सीजे पटेल कॉलेज के सामने शेरे सलून के पास कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद युवक और उसके दोस्तों के साथ कथित तौर पर लकड़ी की काठी से मारपीट की गई। घटना में 2 युवक घायल हुए और पुलिस ने मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।